डॉक्टर साहब, इस आलूदा फिजा में सांस लेने से दमे के जो मरीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, और बाकी जो नॉर्मल इंसान है जिनको दमे का मर्ज नहीं है वो भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना करते हैं। क्या किया जाए, किस तरह से बचाया जाए उन लोगों को, और कितनी खतरनाक है ये आलूदा फिजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा इसमें हम अगर और एम्फसाइज करें, सिर्फ लंग्स में इशू नहीं आता, जो स्मोक में जो लोग सांस ले रहे हैं, इससे अब बड़ा एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है कि ये हार्ट अटैक का बायस बनते हैं, ये स्किन डिजीज का बायस बनती हैं, और प्रेग्नेंट फीमेल इस स्मोक में जो होती हैं उनके बच्चे लो बर्थ बेबी पैदा होते हैं, और बच्चों में जो मेमोरी इंपेयरमेंट की प्रोबेबिलिटी भी आती है। तो ये जो स्मोक है, ये सिर्फ इसको लंग्स तक हम लिमिट ना करें। और अनफॉर्चुनेटली ये वो पांचवा मौसम है जो हमने खुद अपनी अगली जनरेशन को दिया। अभी आपके इंट्रोडक्शन में मैं एक बात सुन रहा था जो आपने कही कि जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है उसमें शायद हवा का प्रेशर कम होना, जो कि एक रेलिवेंट बात है, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन लाहौर स्पेसिफिकली और मेजर सिटी है वो तकरीबन 80% ट्रांसपोर्ट है। सो ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा मेजर इशू है स्मोक का हमारे मेजर सिटीज में। अभी हालिया तौर पे हमने ये भी देखा डॉक्टर साहब कि पड़ोसी मुल्क के अंदर दिवाली के लिए पटाखे फोड़े गए, उसका असर भी यहाँ पर आया, वहाँ पे फसलें जलाई जाती हैं, उसके भी बड़े शिद्दत के साथ असरात होते हैं। पोल्यूशन की आपने बात की, खैर वो एक ऐसा मसला है जिस पे फौरी तौर पे काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे मुतासर कौन सा तबका हो रहा है? नौजवान तो फिर किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे बुज़ुर्ग ये इससे कितना मुतासर हो रहे हैं, और इनके लिए फिर क्या किया जाए? देखिए, एक ऐसी चीज जिससे बचना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे कोई शुगर का मरीज आपके पास आए तो आप उससे कहते हैं कि जी चीनी का इस्तेमाल कम कर दे, लेकिन अगर मसला सांस का है तो उसको हम ये तो नहीं कहते ना कि अपना कह सकते हैं कि जी सांस लेना कम कर दे। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जिसकी वजह शुगर भी है और बाकी अमराज भी हैं, और वो लोग जिनकी एजेस बड़ी एक्सट्रीम है, यानी बच्चे और बुजुर्ग, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेग्नेंट फीमेल जिनको सांस है, जिनको दिल का मसला है, जिनको गुर्दे या जिगर का मसला है, ये लोग इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इसके लिए सदेबाब क्या करना होगा, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा कि हम इससे छुटकारा हासिल कर पाएं? क्या पानी ज़्यादा इंटेक करने से हम इससे बच सकते हैं, मास्क लगा लेने से बच सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ गले या फेफड़े मुतासिर नहीं होते हैं, आंखें, नाक, गला, तमाम आपके बॉडी ऑर्गन्स भी इससे मुतासिर होते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे इससे कम से कम नुकसान हो हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को? अच्छा देखिए, इस पे मल्टीपल वेज में हमें एक्ट करना पड़ेगा। मैं इंडिविजुअल वे की अगर बात करूं कि एज पेशेंट और एज अ ह्यूमन हमें क्या करना है, तो हमने अगर बाहर निकलना है तो अब आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स देख के जाए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं उस टाइम पे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आई है तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अदरवाइज अगर आपने बाहर जाना है तो आप मास्क पहने और आइज को कवर जरूर करें। हम एक चीज को भूल जाते हैं कि इसकी अब्जॉर्प्शन आंखों से भी होती है, तो आइज को कवर करें, मास्क पहने, और जब आप वापस आए तो अपने एक्सपोज एरिया को जो है वॉश करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और वो लोग जिनको ऑलरेडी डिजीजेज हैं, लाइक सांस का मसला है जिसमें हम दमा की बात करते हैं, सीओपीडी की बात करते हैं, तो उसके कुछ रेस्क्यू इनहेलर होते हैं। वो इनहेलर जो कि आपने इमरजेंसी फॉर्म में लेने होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उसका इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। वो लोग जिनको दिल का मसला है, और दिल की भी एक इमरजेंसी की मेडिसिन होती है, वो उनका पता होना चाहिए। तो ये तो इंडिविजुअल बेस पे है वो एक्ट जो हमें करने चाहिए। बाकी जो है वो एक बड़ी लंबी डिबेट है कि जी गवर्नमेंट के तौर पे क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट के तौर पे कुछ एक्शन हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एक्शन है। लॉन्ग टर्म एक्शन में हमें बहुत टाइम लगेगा, एंड डोंट थिंक सो कि अगर हमने आज ये काम स्टार्ट किया है तो 1 साल बाद हम फ्री हो जाएंगे। जब चाइना ने इसको डिफीट किया तो उसको डिफीट करने में भी कम से कम 7 से 10 साल लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और अमूमी तौर पे ताज़ा दम होने के लिए पार्क्स का, तफरीगाहों का रुख किया जाता है, तो क्या कोई ख़ास औकात हैं जिसमें इसके ज़्यादा असरात होते हैं स्मोक के? क्या करें फिर ऐसे लोग? बिल्कुल ही इज्तनाब बरता जाए अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए जब तक ये स्मोक का दौर है? और एस्थमेटिक लोग, दमे के मरीज़ लोग तो यकीनी तौर पे ज़्यादा मुतासर होंगे। एक आम शख्स के अंदर वो क्या अलामात हैं जो महसूस हों तो फौरी तौर पे आपको अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अगर आप इन 2 चीज़ों पर रोशनी डालें। 2 नहीं, वैसे 3 हो गए। मल्टीपल गुड क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे। देखिए,
बात यह है कि हम फिजिकल एक्टिविटी को तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, डेफिनेटली उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि वो बाहर ना निकले। और जो स्मोक का टाइम है वो यूजुअली लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग आपको वो नजर आना शुरू हो जाती है, जब ये बैठना शुरू होती है। तो इनमें तो बिल्कुल अवॉइड किया जाए। क्या उनके पास कोई रिप्लेसमेंट के ऑप्शन है तो वाई नॉट, आप घर में भी अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो आप घर में अपनी एक्टिविटीज करें। अच्छा, उसके अलावा आपने कहा कि क्या आम लोगों को भी इससे प्रॉब्लम होता है, तो क्या अलामत होती है? एक बात याद रखें, जो लोग सोमोगी एरिया में रह रहे हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 3 से 5 साल कम हो रहा है। ये बात बार बार हर दफा फोरम पे की जा रही है, और बल्कि 5 से 7 साल तक भी कहते हैं काम होता है। तो आम लोग, और हम उनको देख रहे हैं, हमारे पास जब लोग आते हैं वो उनके ना फैमिली में दमा है, ना एलर्जी है, ना कोई ऐसी लामत है, लेकिन उनके गला जो है वो इची रहता है, आंखों में से पानी निकलता रहता है, छींकें उनको आती रहती हैं, सांस में से कभी कभी उनको घुटता है, कभी खांसी की आवाज आती है, कभी सांस में सीटियों की आवाज आती है। ये वो अलामत है जो बता रही हैं कि स्मोग आपको अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने ये अलामत है तो प्लीज इसका पहला तो प्रोटेक्शन यही है कि आप मास्क पहने और आइज को कवर करें। अब मैं बात स्पेसिफिकली एक और कर दूं कि वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप जिसको हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, प्लस वो लोग जो कि एस्थमेटिक हैं, दिल का मसला, प्लीज वो फ्लू वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। और नमूनिया वैक्सीनेशन अगर उनकी एज या डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है, और ये वैक्सीनेशन कॉस्टली नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते हैं और लॉकडाउन भी नहीं है, और अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि बच्चों को फिर से घर बिठाना पड़े, क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वो स्मॉग से लड़ सके, उन्हें ऐसी कोई डाइट्स देनी चाहिए, स्पेशली उनके खाने में कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब हमारे बच्चों के लिहाज से तो ये है कि प्लीज वो ब्रेकफास्ट करके जाया करें। ये जो एक कल्चर हमने बनाया ना कि बस हल्का फुल्का सा उनको कोई टोस्ट वगैरह दिया, उनको भेज दिया, तो वी डोंट रिकमेंड देम। गुड ब्रेकफास्ट, हाइड्रेशन अच्छी हो, जूसेस का इस्तेमाल करें, मास्क आई प्रोटेक्शन करें, और आंखों को और हाथों को साफ करें। यही है जो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं राइट नो। अलॉन्ग विद दैट, अगेन याद रखें, बच्चों में भी फ्लू वैक्सीनेशन की जाती है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर स्कूल गोइंग जो कि वीक बच्चे होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है, तो ये इसकी उतार चढ़ाव की वजूहात क्या हैं? लाहौर में इतना ज़्यादा इसके असरात का होना, क्या भारत से आने वाली जो हवाएं हैं वो मुतासर कर रही हैं लाहौर के आबो हवा को, फ़िज़ा को, या फिर ग्रीनरी का कम हो जाना है? बुनियादी वजह है क्या इतने कुछ सालों के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो जाना कि हम सर फहरिस्त आ रहे हैं काफ़ी दिनों से? इन वजूहात में आप क्या समझते हैं, और उस पर हमें इंडिविजुअली गवर्नमेंट की सतह पे क्या करना चाहिए? देखिए, जो स्टैटिस्टिकल डाटा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ने हमसे शेयर किया और वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं लाहौर पे स्पेसिफिकली आपसे बात करूं तो वो कहते हैं कि इसमें जो पोल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूटर है 80% इज ट्रांसपोर्ट। जो बर्निंग है, क्रॉप बर्निंग है, वो 5% है, रेस्ट जो है वो इसमें आता है। तो अभी भी जिस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा वो ट्रांसपोर्ट है। अब आपको एक और स्टैटिस्टिकली प्रूवन बात बताता हूँ कि लाहौर में 48 लाख रजिस्टर्ड बाइक है और 3 लाख अनरजिस्टर्ड बाइक हैं, तो ये टोटल बनते हैं 51 लाख बाइक्स आपके लाहौर में फिर रहे हैं, और तकरीबन 7.8 मिलियन है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये जो बाइक्स हैं ये यूरो 2 या यूरो 3 जो कि बिल्कुल ही बेसिक सा इंजन है उस पर ये चलती है, मेंटेनेंस कोई नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन यहाँ कर दी है, तो एमिशन टेस्ट उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर हम इन्हीं बाइक्स को इलेक्ट्रिकल बाइक में शिफ्ट कर दें, हाइब्रिड बाइक में शिफ्ट करें और सब्सिडाइज करें, तो ये सबसे बड़ा हमारा, मैं समझता हूँ, कंट्रीब्यूशन होगा। जहां तक रही बात गाड़ियों की, तो अब एक कराची में भी या बड़े शहरों में अब आपने देखा होगा, अगर हम अपने आप को भी देखें तो अगर हम तो एक टाउन ए में रहते हैं तो वी प्रेफर कि हमारे बच्चे उसी टाउन के स्कूलों में जाएं। तो अगर स्कूल को बाउंड किया जाए, जो कि हो रहा है, एक और मैं बात बताऊं कि जो अच्छे स्कूल हैं उन्होंने पेरेंट्स से पूछा है कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे इकदाम हैं जो कि होने चाहिए ताकि स्मॉग पर कमी पाई जा सके, काबू पाया जा सके। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब मौजूद थे, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी।